नमस्कार मित्रों, आज की इस YouTube वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं उसके बारे में इसमें जानेंगे। जैसे बात करें तो स्वास्थ्य हम किसको कहेंगे, स्वास्थ्य या अस्वस्थता या और रोग के बारे में, स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में है, रोगों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हम लक्षणों के आधार पर करते हैं, रोग का पुष्टिकरण कैसे करते हैं, रोगों का जो अवधिकाल के आधार पर वितरण कैसा होता है, रोग के कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, रोग फैलाने के साधन है ना, अंग विशिष्ट है उसका किस प्रकार से, रोकथाम और उसके उपचार, रोगों से हम बचाव किस प्रकार से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। तो स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक तथा कौशल युक्त कार्य अपनी क्षमता एवं दक्षता के साथ पूरा किया जा सके, ये स्वास्थ्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वस्थ रहने का जो अर्थ है अच्छा महसूस करना, ठीक है, इसको हम स्वस्थ कह सकते हैं। आइए बात करते हैं अस्वस्थता, स्वास्थ्य और रोग के बारे में। अलग अलग लोगों के लिए स्वस्थ रहने का जो तात्पर्य है या अर्थ है वो अलग अलग होता है। जैसे नर्तक की बात करें तो नर्तक के लिए क्या होता है कि वो हर परिस्थिति में अपना नृत्य का जो प्रदर्शन है अच्छा से कर सके। बांसुरी वादक के बारे में बात करें तो बांसुरी वादक के लिए लंबा श्वास ले सके, है ना, और बांसुरी को स्वर का नियंत्रण कर सके। एक खिलाड़ी के लिए है कि वो खेल के मैदान में जाकर हर परिस्थिति में कुशलतापूर्वक अपना खेल का प्रदर्शन कर सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई विशेष रोग ना होने के कारण भी हम अस्वस्थ महसूस करते हैं। जैसे किए जाने वाले कार्य को हम सहज रूप से नहीं कर पाते, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तब हम अस्वस्थ कह सकते हैं। अब स्वस्थ रहने का को समझते हैं तो रोग क्या है। तो रोग का मतलब होता है इंग्लिश में जिनको डिसीज़ कहा जाता है, और डिसीज़ को दो भागों में यदि बांट दे तो डिस और इस। तो डिस का अर्थ होता है बाधा या बाधित होना, और इस का अर्थ होता है आराम, ठीक है ना। तो असुविधा अर्थात रोग का अर्थ हम समझ गए। और बात करते हैं आगे, तो स्वास्थ्य को प्रभावित कौन कौन से कारक हैं जो करते हैं। तो हम बात करते हैं तो जो कूड़ा करकट जो होता है गलियों में हम फेंक देते हैं, है ना, साफ या खुला मैदान में फेंक देते हैं, ये गंदा पानी है से हो सकता है, ठीक है ना, बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो हम एक बात करें तो कुल मिलाकर जो स्वच्छता पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और यही स्वच्छता ना होने के कारण ही रोगग्रस्त होते हैं, और यही प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो इसमें कारकों के मुख्य रूप से हम देख भी सकते हैं कि जल, वायु, भोजन, जो हानिकारक जीव हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलेमिंथेस, नेमेटोड आदि के कारण हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है। और विभिन्न पर्यावरण जो परिस्थितियाँ हैं जैसे बाढ़, भूकंप या सूखा, इनके कारण भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। रोग की जो अभिव्यक्ति है वो हम लक्षण के आधार पर कैसे करते हैं। तो रोग की जो अभिव्यक्ति है वो लक्षण के आधार पर हम करते हैं। तो हमारे शरीर में अनेक ऊतक भी होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के अंग तंत्रों को बनाते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्य को संपादित करते हैं। प्रत्येक अंग तंत्र में विशेष अंग होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं। जैसे पाचन तंत्र में अमाशय, आंत होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने का काम करते हैं। पेशियों तथा अस्थियों से बनी जो पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति को में सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तो हम शरीर के अथवा अंगों के कार्य पर संरचना को खराबी परिलक्षित होने लगता है, ठीक है ना, रोग होता है तो, और बदलाव होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। अब जैसे बदलाव परिवर्तन हुआ तो हम उसको लक्षण के आधार पर तो वैसे ही बताते हैं, लेकिन उसका जो पुष्टिकरण है रोग का कैसे करते हैं। तो हम इसके व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है अच्छा नहीं है तो हम उसकी अभिव्यक्ति लक्षणों के आधार पर के द्वारा करते हैं। जैसे किसी को कमजोरी हो गया, हाथ पैर में दर्द है, तो शिकायत के आधार पर हम लक्षण का बताते हैं, लेकिन अक्षर के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि उसको कौन सा रोग हुआ है। और इसके लिए वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं वो बनाई जा चुकी है,
या सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है, उनके द्वारा हम जांच की जाती है और हमारे शरीर को जांच करने के बाद ही हम रोग का पुष्टिकरण करते हैं कि हमको इस प्रकार की रोग हुई है। कफ है, मल है, मूत्र आदि की जांच की जाती है, ठीक है ना, और बताते हैं। और एक रोग के तो बहुत सारे लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे जुकाम, खांसी का, सर में दर्द होना, है ना, बुखार लगना, ये जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। आमतौर पर हम स्वस्थ रहने का जो अर्थ हम पूर्व में बताए कि अच्छा महसूस करना, जब हम अपने रोजमर्रा के जो ठीक तरीके से कर पा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है ना। जैसे मैच खेलना, फिल्म देखना, फिल्म देखने जाना, मेला देखने जाना, ठीक है, विद्यालय में किसी कार्यक्रम में भाग लेना, ये अपनी स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमने जाना भी है कि डिसीज़, रोग को डिसीज़ इंग्लिश में कहा जाता है और उसके दो भाग होते हैं, डिस और इस। डिस का मतलब बाधा या बाधित होना और इस का मतलब है आराम मिलना, ठीक है। और हम आगे बात करें तो रोगों का जो समूहीकरण है वो अवधि काल के आधार पर वितरण किया गया है। कैसे? तो कई बार हम चोट लगता है और घाव कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है ना। जैसे साइकिल से गिरे या फिर खेलते समय हमको चोट लग जाती है, परंतु कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है जिन्हें ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसी के आधार पर हम वितरण किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम तीव्र रोग की बात करें तो ऐसे रोग जो बहुत कम समय के लिए होते हैं और उपचार के दौरान कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं, है ना, और उनसे समान रूप से स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम तीव्र रोग के नाम से जानते हैं, एक्यूट डिसीज़ के नाम से, ठीक है। और इनका जो उदाहरण है जुकाम है, सामान्य बुखार होना। ये दीर्घ रोग की बात करें जो क्रोनिक डिसीज़ है, तो क्रोनिकल जो डिसीज़ होते हैं ऐसे रोग जो उपचार लेते रहने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे बात करें क्षय रोग, जिनको हम टीबी का रोग कहते हैं, ठीक है। इस रोग को लंबे समय तक ग्रसित होने के कारण व्यक्ति का वजन भी कम होता है, सांस का फूलना, थकान महसूस करना आदि इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यदि रोग का सही तरीके व सही समय पर जांच व उपचार नहीं हो तब तीव्र रोग भी दीर्घकालीन रोग में बदलने की संभावना बनी रहती है। हम बात करें तो जुकाम का ही, तो जुकाम या खांसी यदि हम उसको समय पर उपचार नहीं करते हैं तो ये लंबे समय तक बने रहने के कारण जो है हमको दमा का रोग होने की संभावना बन सकती है। तो इसीलिए हमको क्या है, पुष्टिकरण करवाना ज़रूरी है। हमको रोग है, लक्षण दिखाई दिया तो हम आज की डेट में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है जिनसे हम अपने शरीर में होने वाले विषाक्त जो रोग हैं उनको जानकारी ले सकते हैं। तो हमको समय समय पर चेकअप कराने चाहिए। जैसे हमको लगता है कि हम अस्वस्थ हैं तो हमको जाकर ये चेकअप करवाना चाहिए। अगला हम बात करते हैं तो रोग के कारक। अब रोग तो होता है लेकिन इसके कारण कौन से हैं, कारक कौन कौन सा है, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो तात्कालिक कारण, एक सहायक कारण के अंतर्गत समझ सकते हैं, ठीक है ना। यदि किसी इलाके में कोई छोटा बच्चा को पतला दस्त हो जाता है या ग्रस्त होता है तो कह सकते हैं कि इसका जो कारण हुआ है वो दूषित जल पीने के कारण हुआ है जिसमें विषाणु उपस्थित थे। तो रोग का जो तात्कालिक कारण हो ये कारण तात्कालिक कारण में आएगा। अब अन्य जो बच्चे हैं वह भी दूषित जल पिया है तो उसको क्या है, नहीं हुआ, लेकिन एक बच्चे को हो जाता है। तो हम इस कारण को यह कह सकते हैं कि बच्चे को में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है और परिणाम स्वरूप बच्चा विषाणु के संपर्क में आया है। तो पहले से ग्रस्त हो जाती है जबकि अन्य बच्चे नहीं होते हैं। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि ये प्रतिरोधक क्षमता कम क्यों है, तो शायद इसका भोजन खान पान में कमी होने के कारण हो सकता है, पोषक तत्वों में कमी के कारण। तो संभव यह कि बच्चे के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों में भिन्नता के कारण भी हो सकता है ना, चलते रहने के कारण। इस प्रकार भिन्नता या पोषक कमियों का कारण दस्त उत्पन्न होना और ये सहायक कारण में आ सकते हैं। अगली बात करें तो संक्रामक रोग का देखते हैं, है ना। ये तो रोगों का कारक हो गया, तो हम संक्रामक रोग को देखें तो अवधि के अलावा रोगों में उनके फैलने के तरीकों के आधार पर भी समूहीकृत किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम देखें संक्रामक और असंक्रामक रोग, ठीक है। तो बच्चों में दस्त लगने के कारण जो है हमें पढ़ा है कि दस्त लगने का कारण तात्कालिक कारण विषाणु है और विषाणु की तरह
ही अन्य जीव जैसे विषाणु एवं कृमि, प्रोटोजोआ आदि रोग फैलने आने के कारण तत्कालिक कारण है। और इन कारकों के ग्रसित रोगी के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी या रोग ग्रसित हो जाता है। हम इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और इनसे उत्पन्न होने वाला जो रोग है ना, संक्रामक रोग कहते हैं। और जुकाम है, टीबी है, प्लेग है, त्वचा संबंधी रोग है आदि जो संक्रामक रोगों के उदाहरण होते हैं। इनके जो डॉक्टर ने उस व्यक्ति के रोगी के संपर्क में अधिक रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आपके। तो लेशमानिया यह एक कालाजार व्याधि कारक प्रोटोजोआ होता है और ये अंडाकार होता है और प्रत्येक में एक चाबुकनुमा संरचना होती है और विभाजित होते जीवों को तीर में द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई ये भी एक प्रकार का है जो मुहासे का कारण बनता है। ट्रिपोसोमा है जो निंद्रालु व्याधि होता है। गोल कृमि है, ठीक है ना, छोटी आंत में होता है। आइए अगला बात करते हैं। तो अगला है असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो संक्रामक रोग कारकों द्वारा नहीं होते और उनके कारक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन्हें असंक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे हंस्याकार कोशिका जिन अरक्तता बात करें तो इसको हम सिकल सेल के नाम से भी जानते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर भी होते हैं, आनुवंशिक असामान्यता के कारण हो सकते हैं। इस प्रकार उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन होना तथा व्यायाम न करना हो सकता है। इस रोग में रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इनको अब बात करते हैं पेप्टिक वर्ण की, है ना। कई वर्षों से हम यही सोचते थे कि पेप्टिक वर्ण जो आमाशय तथा ग्रहणी में अम्लता संबंधित दर्द तथा रक्त स्राव करता है, जिसका कारण रहन सहन या का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन में आमाशय में अम्ल स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है। 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के रोग वैज्ञानिक रॉबिन वारेन ने इन छोटे छोटे वक्राकार जो जीवाणु थे उन अनेक रोगियों के आमाशय में निचले भाग में देखा। बैरी मार्शल नाम का एक चिकित्सक था, उन्होंने वारेन ने खोज की और दिलचस्प ली और उन्होंने स्रोतों से जीवाणु का संवर्धन करने में सहायता प्राप्त की। उपचार अध्ययन में मार्शल और वारेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का जो उपचार है तभी हो सकता है जब जीवाणुओं के आमाशय में ही मार दिया जाए, और इस प्रकार से इनके लिए प्रतिजैविक तैयार किया गया और औषधि के लिए 2005 में इसको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं रोग को फैलाने वाले जो साधन हैं, तो कैसे साधन हैं। तो हमने पढ़ा भी है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्तियों को भी रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो संक्रामक रोग के जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा आसानी से फैलते हैं, जैसे वायु, जल, भोजन, लैंगिक संपर्क आदि से। निमोनिया तथा तपेदिक जैसे रोग वायु के माध्यम से फैलते हैं, जबकि रोगी व्यक्ति छींकता या खांसता है या उसकी लार के छींटों से के साथ शरीर में विकसित रोग के कारण जीवाणु या विषाणु बाहर आ जाते हैं तथा आसपास उपस्थित स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति जो है रोगग्रसित हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें हमने बात किया कि रोगी व्यक्ति को यदि छींकता है, खांसता है, तो किस प्रकार से उनका छींकने या खांसने से बूंद पड़ते हैं, तो आपको डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अगला देखें तो रोगी के पास खड़े व्यक्ति के वायु के माध्यम से रोगों का संक्रमण होने का संभावना बढ़ जाती है और अधिक भीड़ होने वाले, कम रोशनदान वाले वायु वहित रोगों होने की संभावना अधिक होती है। अब दूषित व अधिक या अधपके मांस व अन्य भोज्य जो सामग्री को भोजन के रूप में लिया जाता है, तब इसमें कई प्रकार के संक्रामक रोग
फैलाते हैं या फैलते हैं। जैसे कवक फंगस है ना, भोज्य पदार्थों को आप डायग्राम में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, इसके कारण जो है जो सिफिलिस है, अनेक प्रकार के जो जीवाणु होते हैं। अब बात करते हैं हम अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति की। तो जल, वायु, भोजन द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। अब ये रहते या फिर कहाँ जाते हैं, तो ये शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हवा में प्रवेश करने वाले जो सूक्ष्म जीव नाक के माध्यम से फेफड़े में पहुँच जाते हैं और क्षय रोग उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु क्षय जब अस्थि पर संक्रमण करते हैं तो उन्हें भंगुर कर देते हैं। भंगुर माने कमजोर बना देते हैं, जैसे अस्थि का क्षय रोग होता है। मुंह के द्वारा प्रवेश करने वाले जो सूक्ष्म आहार नाल में जाकर टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न करते हैं और हेपेटाइटिस विषाणु यकृत में पहुंचकर पीलिया का रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये गमन करने का काम करते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे HIV की बात करें तो HIV जो एक विषाणु है और शरीर में प्रवेश कर लसिका जो ग्रंथियां होती है उसमें फैल जाती हैं और मलेरिया का रोग उत्पन्न करते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, ये यकृत में जाते हैं। इसके बाद लाल रुधिर जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं। यदि हम यह जानते हैं कि कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है और उस ऊतक या अंग का क्या कार्य है, तो हम संक्रमण के चिन्ह तथा लक्षण अनुमान लगा सकते हैं। संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस प्रकार से निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। इस प्रकार सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कर देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम को शोध कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रम में स्थानीय प्रभाव जैसे प्रभावित अंग फूलना और दर्द होना होता है। अब हम कुछ मामलों में ये भी बात करें कि संक्रमण विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण की HIV का जो रोग होता है वो संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे रोगी का शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इस प्रकार आहार नाल के जो संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकती है। ठीक है, अतः ये अन्य संक्रमण ही एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित हानिकारक जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिससे हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं। ठीक है ना, तो ये रोगी जो है रोगी को लेकर अन्य पोषक तत्वों तो पहुंचता है, अतः हम मध्यस्थ का काम करते हैं जिन्हें हम रोगवह के नाम से जानते हैं। रोकथाम में उपचार की बात करें तो अब तक की जो जानकारी के आधार पर हम यह समझ बनती है कि संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हो सकते हैं, रोग के प्रभाव को कम करने और रोग के कारक को नष्ट करके, है ना। उपचार का पहला जो तरीका है कि रोग जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर दवा ली जाए। ठीक है ना, और दवा लेने के पश्चात रोगी को आराम करने की सलाह दी जाए, जिससे शरीर की ऊर्जा संरक्षित रह जाए जो स्वस्थ होने में सहायक हो। परंतु इस लक्षण के आधारित उपचार से केवल लक्षण तब दब जाते हैं और संभावना रहती है। कुछ समय पश्चात पुनः हमें रोग होने की लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे किसी संक्रमण से हमें बुखार आ रहा है तो बुखार की कोई दवा लेने से बुखार तो ठीक हो जाता है, परंतु संक्रामक रोग का कारक सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं हो पाता और कुछ दिनों के अंतराल में पुनः वह बुखार लग जाता है। दूसरे तरीका में देखें तो ऐसे पहचानने के लिए जांच की आवश्यकता पड़ती है और इनकी पहचान करने के पश्चात उपयुक्त दवा का प्रयोग करें। जैसे रक्त की जांच के पश्चात ज्ञात होता है कि मलेरिया बुखार है तो मलेरिया के लिए दवा नियमित रूप से लें और निश्चित अवधि तक इसका पूरा डोज लेना चाहिए, जिससे मलेरिया का कारक नष्ट हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं रोगों की बचाव की बात करें
तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हमें ऐसे प्रयास करें जिससे कि हमें रोग होने की जो संभावनाएं हैं वो कम से कम हो, है ना। कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में भी आप बताएं जिससे हमको रोग ग्रस्त कम हो। स्वस्थ रहने की शुरुआत अच्छा वातावरण से की जा सकती है। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को गंदगी मुक्त रखें तो हम रोग फैलने के कारणों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भोजन की जो पर्याप्त मात्रा या व्यायाम के द्वारा हम रोगों से दूर रह सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम रोगों के बचाव का सीधा संबंध हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से कर सकते हैं। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो हम लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। आजकल जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं ताकि रोग होने से पहले ही शरीर में रोग से बचने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था बनी रहे। आपने टीकाकरण के बारे में सुना भी होगा। टीकाकरण बच्चों को लगाई भी जाती है जिससे रोग का जो जीवाणु है शरीर में ही नष्ट हो जाए, और यही एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिनसे हम बच सकते हैं। मच्छर की बहुत सारी ऐसी भी प्रजातियां हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे वे परिपक्व अंडे उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में, और मच्छर समतापी निर्मित करते हैं, प्राणियों को पर निर्वाह करते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी जिनको इंग्लिश में कहा जाता है। हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है अच्छी रहे तो हम अधिक समय तक स्वस्थ बने रहें। परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आसपास में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण चेचक के मंद जो रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिनका नाम था एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गौ चेचक हुई है उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गौ चेचक दिया। इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण यह है कि चेचक का विषाणु गौ चेचक के विषाणु का निकट संबंधित है। लैटिन में काउ का अर्थ होता है वाक्का या काउपॉक्स का अर्थ होता है वैक्सीनिया। तो इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया और जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं टीके का। ठीक है ना। और जीवों में जो इनकी जो संख्या है बढ़ती जाती है। बात करें हम तो हमारा जो पर्यावरण है जिससे हम रहते हैं उसमें अन्य जीव भी रहते हैं, और कुछ लोग रोग अन्य जो जंतुओं के द्वारा संचरित होते हैं, ये जंतुएं रोगाणुओं को रोग से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम रोग वाहक का भी कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या है? तो टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी रोग विशिष्ट के प्रति शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। टीकाकरण की प्रक्रिया द्वारा शरीर में जीवाणुओं एवं विषाणुओं की नियंत्रित मात्रा प्रवेश कराई जाती है, जिससे रोग का हल्का आक्रमण होता है। इससे हमारे शरीर में पुनः इसी प्रकार का आक्रमण होने पर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हम वीडियो में रोगों के बारे में जाना। तो रोग शब्द को अंग्रेजी शब्द में डिसीज़ के नाम से भी हमने जाना, जिसका अर्थ भी हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। और आने वाले जो हम वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिकों पर बात करेंगे, नए नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तब
और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।